वेलकम टू द सेशन गाइस। मेरा नाम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑप्टिक फाइबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं ऑप्टिक फाइबर से रिलेटेड हर एक चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो कवर अप करने वाला हूँ। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस इसमें पूछे गए वो मैं सारे कवर करने वाला हूँ। और एक बार एक जनरल ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जानी है ऑप्टिकल फाइबर में से। लेजर्स वाला पिछले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर मैं ऑप्टिक फाइबर्स की बात करूं तो डेफिनेशन के नाम पे आपसे क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस कोण बहुत इजी चीजें होती है। एक बार मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से चीज वर्क करती है तो आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है। हाँ, ऑप्टिक फाइबर्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। हर बार आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता ही है और काफी इजी न्यूमेरिकल है। 5 मिनट लगेगा, आप उसको आसानी से सीख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर का जो कंसेप्ट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। इसको लेके आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एंड साथ ही साथ में जो क्लासिफिकेशन है इस पे भी आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल आप ऑप्टिक फाइबर्स को एक बड़े चैप्टर की तरह मत देखिए। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि यार एक क्वेश्चन जो बन सकता वो है इन तीनों की डेफिनेशंस को लेके, जो कि बहुत इजी डेफिनेशंस हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे क्लासिफिकेशन को लेके, जो कि सिर्फ दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब दो टाइप होता है फाइबर्स का, बहुत आसानी से आप उसे याद रख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका न्यूमेरिकल्स को लेके। ओके। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अटेन्यूएशन करके एक टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स में जो पिछले 3-4 सालों में एक ही बार पूछा गया है। बट क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है तो हो सकता है वो अटेन्यूएशन को थोड़ा ज्यादा पूछे, बिकॉज ये अटेन्यूएशन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अटेन्यूएशन को आप थोड़ा सा बढ़ा सकता है। एकदम इजी चीज होती है, 2 लाइन है याद रखने के लिए। बाकी सारे जो बड़े बड़े यूनिट्स है ना आपके, उसके कंपैरिजन में इस ऑप्टिक फाइबर को पढ़ना और सीखना ज्यादा आसान है गाइस। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मैं कवर करके दूंगा। ठीक है। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक फाइबर है क्या? देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता होगा आजकल जो भी इंटरनेट चल रहा है या जिस टाइप के कम्युनिकेशन हो रहे हैं, 4G 5G कॉलिंग वगैरह, इन सब में आपके ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होता है टू ट्रांसफर द सिग्नल। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर को अगर आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप समझिए, इमेजिन करिए एक वायर है। ठीक है। या ये पेन की तरह है। ठीक है। अब इस पेन के अंदर मल्टीपल लेयर्स होंगे, तो आपको सिर्फ 3 लेयर्स ध्यान रखने हैं कि पेन के अंदर की सबसे अंदर वाली जो लेयर रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? कोर रहेगा। ठीक है। या ये ऑप्टिकल फाइबर तो सबसे अंदर वाली लेयर क्या रहेगी? कोर रहेगी। और उसके ऊपर क्या रहेगी? क्लैडिंग रहेगी। कोर और क्लैडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर, कहाँ गया मेरा पेन? पूरा ऑप्टिकल फाइबर का जो वर्किंग है वो आपके इस कोर एंड क्लैडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो बफर कोटिंग यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये बफर कोटिंग का कुछ खासा काम नहीं होता, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होती है ना। ये आपकी सेफ्टी या प्रोटेक्शन के लिए आप बोल सकते हो दिस इज बफर कोटिंग। ओके। जैसे आप किसी भी वायर को, आप नॉर्मली, आप तुम्हारा कोई भी वायर हो, फोन का चार्जर हो, ठीक है, तो चार्जर को पकड़ोगे तो करंट थोड़ा ना लगता है। फोन के वायर को, चार्जर के वायर को पकड़ने से करंट थोड़ी लगता है, बिकॉज बाहर एक कोटिंग होती है, उसके अंदर वो कॉपर वायर होती है जहां से करंट जा रहा होता है ना। तो जैसे कॉपर वायर से करंट जाता है और बाहर कुछ कोटिंग होती है, वैसे ही आपका जो सिग्नल है वो भी कोर और क्लैडिंग से, मतलब कोर से ही सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है। क्लैडिंग हेल्प करती है उस सिग्नल को आगे प्रोपेगेट करने में, और बफर कोटिंग सिर्फ एक सेफ्टी कोटिंग होती है। ठीक है। 3D इमेजेस तो नहीं थे मेरे पास, कुछ 2D इमेजेस इधर उधर से उठा के रखे हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं। ये एक सिंगल कोर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें एक ही कोर है और उसके ऊपर एक क्लैडिंग लगी हुई है और सेफ्टी के लिए जैकेट लगा हुआ है। ठीक है। कुछ कुछ होते हैं मल्टी कोर वाले जिसमें बहुत सारे कोर्स है, देखिए छोटे छोटे, और एक ही क्लैडिंग काफी होती है। एक बड़ी सी क्लैडिंग में बहुत सारे कोर्स हैं, फिर उसके ऊपर सेफ्टी जैकेट है ग्लास का, है ना, और एक आउटर जैकेट और बना दिया मोर सेफ्टी के लिए, है ना। ये हो गया तुम्हारा बेसिक ऑप्टिक फाइबर। अब इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं सवाल क्या पूछ सकता है इससे। ठीक है। सवाल जो भी पूछेगा वो इसकी वर्किंग पे पूछने वाला है गाइस। ठीक है। और वर्किंग के लिए तुम्हें एक बड़ी बेसिक सिंपल चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी वर्किंग होती है वो इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर की तरफ, जो तुम्हारा कोर वाला पार्ट होता है ना, वहां पे वर्किंग होती है। कैसे वर्किंग होती है? कोर के अंदर से लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्शन होते होते जा रही होती है। दिस इज अ बेटर डायग्राम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है। तो या बेसिक है कि जो कोर वाला पार्ट है उसके अंदर तुम एक लाइट ट्रांसमिट करोगे, तो लाइट जो है वो यहाँ पे जाके टच करेगी और टच करने के बाद में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आएगी, फिर टच करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, और इस तरीके से सिग्नल जो है वो ऑप्टिकली लाइट वेव्स के फॉर्म में टच होगी। वेव तो नहीं बोलूंगा मैं, लाइट रे जो रहती है, लाइट रे है, इस तरीके से ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब क्या गारंटी है कि लाइट रे जो है वो यहां से टकराने के बाद नीचे ही आएगी? ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ा ना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट रे जो है वो यहां से टकराने के बाद बाहर निकल जाए।
क्योंकि जो ये क्लैडिंग होती है ना, क्लैडिंग भी एक ऐसे टाइप के मटेरियल की होती है कि जहां से लाइट रे जो है वो बाहर निकल सकती है। बिकॉज ये सारे मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं वो ग्लास या ग्लास जैसे ही मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक सर्टेन एंगल पे इस रे को अंदर छोड़ोगे तो वो बाहर क्लैडिंग से निकलने की जगह टकराने के बाद में अंदर जाएगी। ठीक है। और एक बार वो टकराने के बाद में अंदर गई तो फिर वो एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करेगी, जिसकी वजह से वो कभी भी क्लैडिंग में बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर टकराते टकराते चलती जाएगी और इस तरीके से वो प्रोपोगेट करती जाएगी और एंड तक पहुंच जाएगी। अगर आप उस एंगल के बाहर इस रे को अंदर छोड़ोगे तो उस केस में वो टकरा के नीचे नहीं जाएगी और बाहर क्लैडिंग की तरफ रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो उस रूल के बारे में हमें जानना पड़ता है। ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द रूल गाइस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रे जो है वो यहाँ टकराती है और बाहर ना जाने की जगह अंदर चली जाती है। इसके बारे में और थोड़ा डिस्कशन जो है वो आगे हम करेंगे। ठीक है। सो आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और एक इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में लिखना कैसे है और क्या क्वेश्चन आता है उसमें, किस तरीके से आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। तो जनरल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके। तो क्या है, तुम मनी मन वीडियो देख के समझ चुके हो। एग्जाम में लिखना क्या है, नीट लेवल डायग्राम भी बनाना है हमें क्रॉस सेक्शन का ऑप्टिकल फाइबर के। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो, बेस्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास। ग्लास के पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स मतलब अगर तुम बाल अपना उठाओगे तो बाल, एक बाल को हम बोलते हैं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है। वैसे एक ऑप्टिकल फाइबर को बोलते हैं स्ट्रैंड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। द ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस में लाइट 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 को वो ऐसे सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे, सिंपल है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज वाटर ऑप्टिकल फाइबर्स में हमें बिल्कुल मेंशन करना है कि ऑप्टिकल फाइबर्स किन चीजों से बनता है। सो देयर मेकिंग इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। और एक रूल जो हमें हमेशा फॉलो करना है कि किसी भी चीज को अगर आप लिख रहे हो एग्जाम में, तो हमें उसकी डेफिनेशन के साथ साथ हमेशा क्या बनाना है, उसका डायग्राम भी बना के दिखाना है। ठीक है। तो अब कलर पेंसिल तो है नहीं कि हम ये वाला डायग्राम बनाएं। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रैंड्स जो बना था ना, प्लास्टिक के स्ट्रैंड्स होते हैं या ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं, वो इस तरीके से एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर ऐसे दिखते हैं। ओके। ना द थिंग इज कि हम ये डायग्राम भी नहीं बना सकते। तो बेस्ट रहता है कि भाई हम ये वाला डायग्राम बना के आएंगे, किसी ऑप्टिकल फाइबर में ये डेफिनेशन देखेंगे, ग्लास स्ट्रैंड्स होते हैं, लाइट सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, तीन चीज होती है, कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। बना दिया, लिख दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर शोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर मतलब मैं इस कोर के क्रॉस सेक्शन, कोर के अंदर क्या हो रहा होता है। तुम जानते हो कि ये अगर कोर का एक्सेस है तो कोर के अंदर इस तरीके से लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करते करते जा रही होगी। तो उसी चीज की ड्राइंग हमें बना के दिखानी है ना, कि कोर के अंदर हम लाइट देंगे तो ये, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि एक रे जो है वो क्लैडिंग पे नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी पूरी तरह से नीचे आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी पूरी तरह से इस तरीके से जाएगी। ये हो गया हमारा सेकंड लाइन के लिए, क्रॉस सेक्शन बनाना था मुझे, है ना, क्रॉस सेक्शन का डायग्राम ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन ओवर द कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम। कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जो तुम्हारा रेगुलर सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं वायर्स के थ्रू। कॉपर वायर जो होता है ना, जो नॉर्मली तुम किसी भी चीज, किसी भी वायर को अगर आप खोल के देखोगे तो तुम्हें अंदर एक कॉपर वायर मिलेगा जिससे सिग्नल्स या एनीथिंग ट्रांसमिट होता है, तो वो तुम्हारा कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसी चीजें नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर में कोई कॉपर का वायर नहीं होता है जहां से चीजें ट्रांसमिट होके जा रही होगी। ठीक है ना। सो ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत अलग है। चार कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उसको अलग करते हैं, या बेसिकली चार कौन से एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के, वो चार एडवांटेजेस तुम्हें प्रॉपरली लिख रहे हैं, मेरे पास चारों लिखे हुए हैं, एक एक करके दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एडवांटेज कि भाई बहुत दूर तक सिग्नल को भेजा जा सकता है, बिकॉज दे हैव गॉट हायर बैंडविड्थ, और बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा भेज सकते हैं। तभी जो तुम्हें मिलती है ना ये 100 MBPS, 200 MBPS, 250 MBPS, जिसका तुम बहुत सही इस्तेमाल करते हो इन वीडियोस को देखने के लिए, तो वो यहां से आती है स्पीड। ठीक है। और हायर डेटा कैपेसिटी है। ऑप्टिकल फाइबर्स कैन कैरी मच मोर डेटा एट फास्टर स्पीड देन द कॉपर केबल्स। ठीक है। सेकेंड, लो सिग्नल लॉस एटेन्युएशन। सिंपल, लॉसेस जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में बहुत मिनिमम होते हैं, बिकॉज जब आप कॉपर वायर के थ्रू
किसी सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हो तो कॉपर वायर में बहुत कॉपर लॉसेस होते हैं ना, बिजली बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो उस वजह से आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस बहुत सारे होते हैं। बट यहाँ पर आपके लॉसेस जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं ऑप्टिकल में, बिकॉज एक लाइट रे है। लाइट रे में तो कोई रेजिस्टेंस आना नहीं है, वो तो बढ़िया अपनी से टक 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 करके चलती जाएगी, तो दूर तक हम अपने सिग्नल्स को पहुंचा सकते हैं, है ना। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है गाइस, बिकॉज जब भी किसी मेटालिक चीज के आसपास आप करंट फ्लो कराते हो तो फिर मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। BEE अगर आपका है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें मैग्नेटिज्म करके एक चैप्टर है जिसमें ये सब बताया जाता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस वजह से कुछ इंटरफेरेंसेस होते हैं, है ना, जिस वजह से आपके सिग्नल्स में अगेन प्रॉब्लम होती है जब आप कन्वेंशनल कॉपर वायर वाले कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो चीजें। बट ऑप्टिकल फाइबर में तो करंट ही नहीं है ना, राइट। तो ये तो लाइट है जो नाचते हुए जा रहा है आपका, तो लाइट है, करंट है ही नहीं। करंट नहीं है तो फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ मैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस, ठीक है ना। सो अनलाइक कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज, बोल सकते हो आप इसको, नॉइज इज द करेक्ट वर्ड। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने BEE में भी ये सब चीजें पढ़ रखी है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आगे जाके पढ़ोगे, उसका भी है अपने पास में कोर्स एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अगर एक वायर करंट कैरी कर रहा है तो रूल होता है कि वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड जो है वो क्रिएट करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस होते हैं जो किसी तरीके से करंट को आगे फ्लो होने में थोड़ा सा रोकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ लॉसेस, ठीक है। देखिए मैं आपको लॉसेस के बारे में बोल बोल के इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आप इन वीडियोस को देखोगे ये चीजें तुम्हारे कान में चलती रहेगी, तो एग्जाम टाइम में ना तुम्हें किसी चीज को रटना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही खुद तुम्हारे दिमाग में आएगा, राइट, ठीक है। नाउ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल, बेस्ट एडवांटेज, कॉपर वायर मोटे मोटे बेचारे हैवी कैरी करने में दिक्कत, ये बहुत ग्लास के प्लास्टिक्स यूज करके बने होते हैं, काफी थिन होते हैं, राइट, है ना। देखा आपने हेयर के स्ट्रैंड जितना पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर, राइट, ठीक है। सो इसलिए इनको कैरी करना बड़ा आसान होता है। दीज आर द 4 एडवांटेजेस। काफी कॉमन क्वेश्चन है, वेरी इजी टू लर्न द एडवांटेजेस, एक एक करके आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। तो जो कुछ मैंने आपको सिखाया इस सवाल के बारे में वो मैंने एक ही स्लाइड में बना दिया है। अच्छा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत लोग बोल रहे होंगे हमें फटाफट ऐसे नोट कर लेता हूँ, कुछ मत करो, सुनते जाओ। अगर आपको इन सब चीजों के नोट्स चाहिए है, ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे, बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, एक एप्लीकेशन का लिंक है, आप क्लिक करिए वहां पे, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपका जो पैटर्न है 2024, 26, 27, 29, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2019 भी हो सकता है किसी किसी का, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको आपका फिजिक्स करके वहां पे लिखा होगा, फिजिक्स वाले कोर्स को सिलेक्ट करिएगा। किसी को पे करने की जरूरत नहीं है गाइस, अभी तो मैंने वो सारे नोट्स फ्री रखे हैं। सो फ्री नोट्स आर अवेलेबल, है ना, आप जा सकते हैं और फ्री नोट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है। आई डोंट नो वो क्या क्या फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, बट हाँ कन्वीनियंटली फ्री नोट्स अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार, तुम लोग स्मार्ट लोगों में, तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, वहाँ दिख ही जाएगा तुम्हें, तुम्हारे 2024 पैटर्न में सब अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग। भाई वर्किंग कैसे होता है ऑप्टिकल फाइबर का, तो जो टोटल वर्किंग है ना तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का, वो पूरी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। व्हाट इज दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? वही है कि जो वेव है वो तुम्हारे कोर के अंदर से घुसेगी और घुसने के बाद में टकराएगी और टकरा के फिर नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे टकरा टकरा चलेगी, बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर बाहर निकल गई तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं हो तो सिग्नल बाहर आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। सिग्नल टकरा के निकल गया तो निकल गया। ना ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और एग्जाम में क्या क्या चीजें लिखनी है वो समझ लेते हैं, है ना। 2-3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस समझने के लिए आप क्या करिए, आप अपने डायग्राम को देख लीजिए, और यही ब्लॉक डायग्राम है जो हमको एग्जाम में भी बना के आना है, बिकॉज उसने बोला हुआ है, वो हर बार बोलता है कि ब्लॉक डायग्राम बना के सिखाइए कि ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग कैसा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले कोई भी सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल सिग्नल में प्रेजेंट नहीं होता है। कोई भी सिग्नल जो है वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो हमारा कॉपर वायर से ही निकल सकता है, करेक्ट, बिजली जो है वो कॉपर वायर से पास होती है ना, प्लास्टिक से थोड़ी ना पास होती है। तो कोई भी सिग्नल इनिशियली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। एक ट्रांसमीटर करके डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, आपके उस सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट की रे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
अब लाइट रे यहाँ से निकलेगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे करते करते बड़े लंबे डिस्टेंस तक वो ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट होते होते कहाँ पहुंचेगी, अपने रिसीवर तक पहुंचेगी। अब ये लाइट सिग्नल है, तो रिसीवर क्या करेगा, उस लाइट सिग्नल को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस कन्वर्ट कर देगा। तो आपने दिया जो सिग्नल वो भी इलेक्ट्रिकल था, आपने बाहर जो सिग्नल लिया वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। बस लॉसेस बचाने के लिए, दूर तक इजीली ट्रांसमिट करने के लिए, सस्ते में काम करने के लिए आपने उसको ट्रांसमीटर के थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था और फिर बाद में जाके वापस इलेक्ट्रिकल बना लिया। ठीक है। अंदर जो आपको ये नीला लाल हरा दिख रहा है अलग अलग टाइप का, अगर आप ये वाला पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं एग्जाम में, तो इस इतने वाले पार्ट की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट बना के दिखा सकते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ट्रांसमीटर से निकलता हुआ सिग्नल यहाँ से निकल गया अंदर, खेल के यहाँ से बाहर निकल के वो रिसीवर पे चला गया। ठीक है। और ये ब्लॉक डायग्राम है, डब्बा बना दिया, डब्बे के अंदर लिख दिया ट्रांसमीटर, डब्बा बनाया उसके अंदर लिख दिया रिसीवर, फिर एक डब्बा। ये हाँ, ये तो बना लेना यार, ये तो बढ़िया अच्छा बनाने में भी लगता है ना, कि बिजली वाला जो सिग्नल है वो ऐसे घूमते जाता है, फिर अगेन रिसीवर से बाहर निकलेगा, फिर से वो बिजली वाला सिग्नल बन जाएगा ऐसे आड़ा टेढ़ा वाला। ठीक है। सो बेसिक चीजें हैं। हाँ, तो ये तो मैंने बोल बोल के बता दिया तुमको। उसके बाद लिखना जो है उसमें पहली लाइन ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज क्रिएटेड एंड कन्वर्टेड टू ऑप्टिकल सिग्नल यूजिंग अ ट्रांसमीटर। ठीक है भाई, बिजली से हमने लाइट वाला सिग्नल बना लिया। अगली स्टेप, उस लाइट वाले सिग्नल को हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाएंगे। रिलेइंग द सिग्नल, रिले करना मतलब उसको डायरेक्ट करना। ठीक है। सो डायरेक्ट करेंगे ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक के लिए। एंश्योरिंग दैट द सिग्नल डज नॉट बिकम टू डिस्टॉर्टेड और वीक, थोड़ा सा ऐसा सिग्नल हमें उसको ऐसे एंगल पे छोड़ना है कि वो पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता हुआ रिसीवर तक पहुंच जाए, मिनिमम लॉसेस के साथ में। ठीक है ना, वरना ऐसा नहीं कि सिग्नल ऐसा छोड़ा कि रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से छोड़ना होता है, उस प्रॉपर तरीके से छोड़ने के प्रोसेस को ये रीलेइंग बोलते हैं, सही तरीके से रीले करना। लास्ट पॉइंट में क्या करेगा, रिसीवर जो है वो सिग्नल को रिसीव करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल को, ऑब्वियसली लाइट वाले सिग्नल को, और फिर वो नेक्स्ट पार्ट में आपके सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, खत्म बात। ठीक है। ये सब लिख दोगे काम हो जाएगा। स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस। देखिए, इसके पहले मैं तुम्हें 4 एडवांटेज सिखाए थे, उन्हीं 4 में से कोई 2 एडवांटेज लिख दीजिएगा, है ना। अब तो तुम्हें याद भी आ जाएंगे। पहला एडवांटेज सबसे बढ़िया वाला क्या होता है, लॉसेस मिनिमम होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉपर वाला। दूसरा तुम लिख सकते हो कि देर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये याद रख सकते हो कैसे, क्योंकि बीडब्ल्यू में तुमने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यहाँ पे कोई करंट जा नहीं रहा, ऑप्टिकल जा रहा है, तो कोई लॉस उस टाइप का होगा नहीं। ठीक है ना। दूर तक हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट, तो कोई 2 एडवांटेज लिखना तो 4 में से 2 तो तुम इजीली लिख सकते हो। ठीक है। चलो, अगेन जो पिछले थोड़ी देर पहले 4 देखा ना, तो उसमें से कोई 2 लिखना है यहाँ। ओके। सो आगे हम बात करेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आई थिंक तुम्हें पहले से आता होगा, बट अगर नहीं आता तो थोड़ा सा सही से देखना चाहो तो समझ सकते हो। पता तो है कि रिफ्लेक्शन होगा, बट उस रिफ्लेक्शन के होने की कंडीशंस तुम्हें बता देता हूं मैं। ठीक है। सो कंडीशंस बड़ी सिंपल सी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ये किस तरीके से वर्क करता है इसको देख के समझते हैं। तो नीचे की तरफ तुम्हारे पास क्या है, पानी। ठीक है, हमने बोला ये नीचे की तरफ क्या है, पानी। ठीक है। सो वाटर से हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइट रे को हवा में पहुंचा रहे हैं। ये जो व्हाइट वाला है तुम्हारा क्या है, एयर है लेट्स से। ठीक है। तो हम वाटर से कहाँ पहुंचा रहे हैं सिग्नल को, अंदर की तरफ एयर में पहुंचा रहे हैं। अब होगा क्या कि तुम्हारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कहाँ पर आती है, वो आती है तुम्हारे म्यू 1 पे और म्यू 2 पे। ये म्यू 1 और म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। क्योंकि वाटर एक अलग मटेरियल है, एयर हवा एक अलग मटेरियल है, तो वाटर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि यार जहां से रे निकल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, जहां रे पहुंच रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। ठीक है। तो एज पर द प्रिंसिपल, आपकी रे जो है वो कहाँ से निकल रही है, पानी से निकल रही है, और वो हवा में पहुंच रही है, तो जहां से रे निकल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, जहां पहुंच रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। ठीक है। तो ही आपका ये चीज पॉसिबल है। ये चीज हो गई हमारी। दूसरा, आप जब इंसिडेंट रे को यहाँ भेज रहे हो तो वो किसी एंगल पे जाके यहाँ पे है। ठीक है। तो ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दोगे ना, तो ये रे बाहर ट्रांसमिट होने की जगह पे यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा और इस एंगल को बढ़ा दिया तो ये इस पॉइंट से बाहर जाएगी नहीं, ये रिफ्लेक्ट होके नीचे चली जाएगी। और वही प्रोसेस होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर में, कि हम इतना बड़ा कर देते हैं इस एंगल को, इंसिडेंट
रे वाले जो एंगल है, इस एंगल को हम इतना बड़ा कर देते हैं कि जो रे यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, वो टकरा के आपका बाहर जाती है क्या? नहीं जाती, क्योंकि छोटा एंगल रहता तो बाहर चली जाती, थोड़ा सा बड़ा रहता तो स्ट्रेट हो जाती, बट बहुत बड़ा एंगल है तो वो नीचे आ जाएगी। तो रे जो है वो टकरा के बाहर नहीं जाएगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, जहां रे पहले है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा, क्लैडिंग का हमेशा कम होगा। तो आप लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है, इस एंगल को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा एंगल रहा तो ये टकरा के बाहर पहुंच जाएगी, बड़ा एंगल रहा तो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। सो ये जो एंगल होता है ना, उसको हम क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। कि एक ऐसा एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल, है ना, उसको मैं फाई सी बोलूंगा। फाई सी काय को? क्योंकि हम उसको क्रिटिकल एंगल बुला रहे हैं, ठीक है। Right. हाँ। सो ये एक ऐसा एंगल है जिसके बियॉन्ड अगर हमने या से बड़े एंगल पे फेंका तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कैसे निकाल सकते हैं? ये निकलता है, दिस इज गिवन बाय साइन इनवर्स ऑफ म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऊपर हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, तो यही सब चीजें हैं गाइस। थोड़ा सा अगर आप इसे अच्छे से देखना चाहो तो और दिखा देता हूं मैं, है ना। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बता देते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रांसमिशन थ्रू फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब फाइबर्स में इसके थ्रू हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। हमें ध्यान रखना है कि जहां से रे निकल रही है उसका रिफ्लेक्टेड रे ज्यादा होना चाहिए, जहां रे पहुंच रही है उसका कम होना चाहिए। फिर एंगल इंपॉर्टेंट है कि एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल हैज टू बी इतना, मतलब अगर कम से कम इस एंगल पे फेंका हमने तो ठीक है, इससे ज्यादा पे फेंकेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन इससे कम पे फेंकेंगे, है ना, अगर ये बहुत छोटा रहेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो आप ऐसे नीचे देख सकते हैं, अगर आपका क्रिटिकल एंगल जो है, ठीक है ना, वो फाई सी है, और आपने किस एंगल पे फेंका है? फाई 1 पे फेंका है। तो आपने जिस एंगल पे फेंका है वो छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो रे क्या करेगी? क्रॉस कर जाएगी। अगर आप उस एंगल पे फेंकते हो जो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है, आपने इस एंगल पे फेंका, ये बराबर है क्रिटिकल एंगल पे, तो रे जो है वो टच करके फ्लैट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जिस एंगल पे फेंका है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे फेंकोगे तो टच करके क्या हो जाएगी? नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। निकालने का तरीका बढ़िया है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू म्यू 2 और म्यू 1 से निकल सकती है। जो छोटा वाला वो ऊपर आएगा हमेशा, बड़ा वाला जो है वो नीचे आएगा हमेशा, ठीक है। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉर्टेड है। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? क्रिटिकल एंगल की। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें डेफिनेशंस की बात होती है, ठीक है। सो जब डेफिनेशंस की बात होती है ना, सो दीज आर द डेफिनेशन दैट नीड्स टू बी स्टडीड। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर ऑप्टिकल फाइबर। फिर है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो फिलहाल ये मोड ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन नहीं देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ मिलके आ रहे हैं ताकि ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जा सके। अभी हम ये डेफिनेशंस वाली चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये खत्म होगा तो ये दूसरा पार्ट देख लेंगे क्वेश्चन का। ओके, तो क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, एक एक करके बताता हूँ। फिलहाल अगर एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हें नोट्स चाहिए तो दीज आर द नोट्स दैट यू कैन यूज, ठीक है। अगर ये चाहिए है तो इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे अपना पैटर्न सेलेक्ट करिए, अपने कोर्स पे जाके क्लिक करिए। कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स वो चीज़ फ्री रहती है, अभी भी फ्री रहेगी एग्जाम टाइम में, तो उठा लीजिएगा वहाँ से पीडीएफ। सो मैं ना आपको डायरेक्टली क्रिटिकल एंगल यहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो होता क्या, आपने समझ लिया, भाषा क्या लिखनी है? ये भाषा लिखनी है। द क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स। मतलब मिनिमम में किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा ताकि रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर बहुत छोटा रहा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाओगे, है ना, तो अगर एंगल बड़ा हो गया तो मिनिमम कितना होना चाहिए वो बड़ा होते होते होते, तो मिनिमम उस वैल्यू तक पहुंचेगा तब आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है? ऑकर्स व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम, है ना। मतलब हाइयर वाले से लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जाना है, पढ़ा था हमने, हाइयर से लोअर में जाते हैं तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से ऑकर होता है। क्योंकि जब आप हाइयर से लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जाते हैं तभी आपकी लाइट जो है वो रे बेंड होती है, और इतना बड़ा एंगल बना दो कि वो बेंड ऐसे हो कि बेंड होके पूरी ही उल्टी हो जाए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। चलो,
आगे बढ़ते हैं गाइस। क्रिटिकल एंगल हमें समझ में आ गया, भाषा तुम्हें चाहिए अगर लिखने के लिए तो ये भाषा है तुम्हारी, ठीक है, लिख दीजिएगा ये सेम चीज। और हाँ, डायग्राम, डायग्राम कोई भी चीज पूछे तुमसे, 2 नंबर 3 नंबर की चीज भी पूछे ना तुमसे, तो भी तुम्हें उसका डायग्राम बना के आना ही है, कैसे भी बनाओ, पर डायग्राम बना होना चाहिए। थियरी वाले सब्जेक्ट्स का रामबाण इलाज है ये, डायग्राम बनाओगे पास हो जाओगे। अगला है तुम्हारा एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोण। देखिए जो भाषा तुम्हें एग्जाम में लिख के आनी है वो चीज तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस एंगल पूछा तो ये चीज लिख दीजिएगा, एक्सेप्टेंस कोण पूछा तो ये चीज लिख दीजिएगा। पर समझ लो एक बार कि ये दोनों चीजें होती क्या है, ठीक है, तो लिखने में तुम्हें या याद करने में तुम्हें दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। समझने का तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, आओ दिखाते हैं। एक प्रिंसिपल होता है, क्या प्रिंसिपल होता है कि ये जो फाई तुम यहां पर देख रहे हो, इस फाई के बारे में तुम थोड़ा जानते हो क्या, कि ये फाई एंगल है, कौन सा, क्रिटिकल एंगल। अगर आप एक फाई की सर्टेन वैल्यू पे यहाँ पे इंसिडेंट करोगे तभी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। इस फाई की वैल्यू अगर बहुत छोटी हुई तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो बाहर निकल जाएगी। हमको पता है, बोलो हाँ। हाँ जी हमको पता है। मतलब हमको मेक श्योर करना है कि इस फाई की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये फाई की वैल्यू बड़ी होगी तो ये आर की वैल्यू जो है ना ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर इसे इमेजिन करना चाहो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये बेसिकली एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है ना तुमको, हाँ जी दिख रहा है। तो अगर ट्राइंगल में एक एंगल फिक्स है 90, बोलो हाँ, तो अगर मैं इस फाई को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली आर जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आर की वैल्यू कम होगी ना तो आई की वैल्यू भी कम होती है। तो आई और आर एक दूसरे से रिलेटेड है। आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फाई की वैल्यू कम होगी। समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो आर की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, आर की वैल्यू भी बढ़ते गई तो फाई की वैल्यू कम होती जाएगी। कम होते होते अगर वो क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो वो रिफ्लेक्ट होके आगे रे नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, रे को बाहर ढकेल देगा। तो हमें जो आई है जिसे हम क्या बुलाते हैं, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। ओके इसे हम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस भी बुलाते हैं। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस को हम बेसिकली प्रॉपर वर्ड है कि मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, ठीक है। तो आई मैक्स हम इसे बोलेंगे कि आई की कितनी मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी आर उतना बड़ा होगा, आर जितना बड़ा होगा फाई उतना छोटा होगा, और अगर फाई क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो मैक्सिमम में आई कितना रख सकता हूं ताकि फाई जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस, कि कितना मैं आई एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कितने एंगल पे मैं मैक्सिमम डाल सकता हूँ ताकि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम ना हो और मेरा टोटल रिफ्लेक्शन बंद ना हो, ठीक है। क्योंकि आई अगर मेरा छोटा रहेगा तो आर छोटा रहेगा, आर छोटा रहेगा तो फाई बड़ा रहेगा, फाई अगर बड़ा है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये फंडा होता है हमारा, है ना। अब आइए आइए और देख लेते हैं, है ना। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये एक फिगर बना रखा है मैंने, है ना। सो हमने एक चीज समझी कि ये जो कोर है, कोर के अंदर हम ये लाल कलर की लाइट डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोर के अंदर हम लाइट डाल रहे हैं ना, ठीक है, ये एक सर्टन एंगल पे, किस एंगल पे, ये एंगल पे, ठीक है, लाल कलर से बनाते हैं आपको, ठीक है, ये रहा। तो ये लाल कलर की रे हमने डाली, किस एंगल पे डाली, इस एंगल पे डाली, ठीक है। अच्छा आई मैक्स मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितना एंगल हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये है हमारा आई मैक्स। इस एंगल से बड़ा एंगल पे हमने डाल दिया अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस एंगल से बड़ा एंगल पे हमने डाल दिया तो आर बहुत बड़ा हो जाएगा और फाई जो है वो छोटा हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस मैक्सिमम एंगल से, है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम एंगल, ठीक है। तो रे जो है वो मैक्सिमम कितने एंगल तक आ सकती है, ये एंगल तक, ठीक है। मतलब ये जो लाल वाली लाइन तुम्हें दिख रही है ना, अगर वो कहाँ से निकलती, लेट्स से ये जो लाल वाली लाइन है वो यहां से निकलती, तो क्या होता, ये व्हाइट वाले एरिया के बाहर चली गई, मतलब आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो मैक्सिमम एंगल से बाहर चला गया। बाहर चला गया तो अब लाइट जो है वो आगे जाने के बाद में यहाँ रुक के नीचे रिफ्लेक्शन नहीं मारेगी, वो क्या होगा, वो यहाँ रुक के वो अपने क्लैडिंग में आगे की तरफ घुस जाएगी और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम एंगल जो हम खेल सकते हैं वो कहाँ तक खेल सकते हैं, आई मैक्स तक खेल सकते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस बुलाते हैं।
इसके अंदर आप किसी भी एंगल पे फेंको, आप इस एंगल पे फेंको, आप इस एंगल पे फेंको, ठीक है, आप किसी भी एंगल पे फेंकिए इसके अंदर, आपकी लाइट जो है वो हमेशा क्या कॉज करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी है ना। तो जैसे नीचे की तरफ जितनी मैक्सिमम वैल्यू रहती है उतनी ही वैल्यू ऊपर भी रहेगी इसकी मैक्सिमम की, समझे, है ना, क्योंकि आप ऊपर नीचे कहीं से भी फेंक सकते हैं ना। सो जितनी वैल्यू इसकी नीचे की तरफ आई मैक्स की रेस्ट्रिक्टेड है, आई मैक्स की ऊपर की तरफ भी उतनी ही वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है ना। मतलब अगर आपका जो लाल कलर का सिग्नल है वो इसके भी यहां से आया तो क्या होगा, यहां जाने के बाद में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाहर से आया है तो वो बोलेगा भैया यहां टकराने के बाद में वो क्लैडिंग के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज निकल आई है कि यहां से लेकर यहां तक, तो क्या मिल गया, एक कोनिकल स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, है ना, ये कोनिकल स्ट्रक्चर मिल गया ना मुझे, तो ये कहलाता है आपका एक्सेप्टेंस कोन, कि इस कोन के अंदर किसी भी पार्ट से आप अपनी लाइट रे को घुसाओगे तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते प्रोपागेट कर जाएगी आगे की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस कोन, है ना, क्योंकि रेंज ऑफ वैल्यूज मिल रही थी तो हमने बना दिया कि ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहीं पे भी डालो, इस कोन के बाहर डालोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। अब ये सब चीजें आपको भाषा में लिखनी है, तो वही है, भाषा भी समझा देते हैं आपको। क्रिटिकल एंगल की भाषा आप देख चुके थे, एक्सेप्टेंस एंगल की भी लैंग्वेज चलिए देख लेते हैं, क्या है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर द कोर, कि इस एंगल के बियॉन्ड अगर लाइट घुसी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्लैडिंग में निकल जाएगी, ठीक है। तो चाहे वो नीचे से घुसे चाहे वो ऊपर से घुसे, नीचे की तरफ भी मैक्सिमम एंगल उतना रहेगा, ऊपर भी उतना ही रहना चाहिए। दिस इज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऊपर और नीचे करके एक रीजन बना देता है जो एक कोनिकल रीजन बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ वाली लाइन इसके बियॉन्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ इसके बियॉन्ड नहीं आना चाहिए, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पे भी हो सकता है आपका, तो एक कोनिकल रीजन तैयार हो गया आपका, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेंस कोन। द एक्सेप्टेंस कोन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज द कोनिकल रीजन इन फ्रंट ऑफ द फाइबर। फाइबर के सामने का एक इमेजिनरी कोनिकल रीजन है जिसके अंदर लाइट रे अगर फॉल करेगी तो वो सक्सेसफुली क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करेगी, ठीक है। कोनिकल रीजन के बाहर अगर लाइट रे फॉल करी तो वो नहीं करेगी, ठीक है। ओह ओके ग्रेट, चलिए। सो आई एम होपिंग कि ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे वर्क करता है। तो मेरा काम है तुम्हें बोल के बताना ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि तुम्हें लिखना क्या है, ठीक है। और तुम्हारा काम है कि उस चीज को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। और इन केस तुम्हें खुद से अभी लिख लिख के नोट्स नहीं बनाने हैं तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स चाहिए, इस एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिए, वहां जाके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और नोट्स उठा सकते हैं। दोज आर फ्री नोट्स अवेलेबल गाइस, ठीक है, कुछ पेड नहीं है वहां पे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द नोट्स फॉर फ्री, ओके। ऑलराइट गाइस, चलिए, ये सब देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी जो हम देखने वाले हैं ना नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की बात होती है। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का पूछा जाता है, उसमें भी स्पेसिफिकली वो स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का कभी कभी चार चार पांच पांच नंबर का भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी जानना जरूरी है कि यार और कौन सी कैटेगरी होती है ऑप्टिकल फाइबर की, ठीक है, दोनों कैटेगरीज को देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जरा इस वाली कैटेगरी को देख लेते हैं बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको समझ लोगे तो फिर ये भी तुम्हारे लिए इजी होगा, है ना। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द टाइप्स, है ना। ओके, सो सबसे पहले बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से आप अपने फाइबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल तरीका होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फिक्स्ड रहेगा, एक तरीका वो हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, दूसरा तरीका हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली वेरी करता जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम फिक्स्ड रहता है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली वेरी करता है वहां पे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है, ठीक है ना। अब इसको एकदम अगर आप दिमाग से देखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का क्या बना दिया मैंने, कोर बना दिया लेट से, ठीक है ना। तो अब तुम जान रहे हो कि इस कोर का जो बाहर वाला एरिया रहेगा, है ना, वहां पे क्या रहेगी, तुम्हारी क्लैडिंग रहेगी, करेक्ट, है ना। और जो रिफ्रैक्शन होता है वो कोर और क्लैडिंग की वजह से ही होता है, राइट, है ना। सो दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक, करेक्ट। अंदर वाला कोर है, बाहर वाली क्या है, तुम्हारी क्लैडिंग है, ठीक है।
अभी लाइट अगर घुसा है अंदर, ठीक है ना, सो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम रहता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो लाइट जब एंटर करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एंटर करने के बाद कोर पे क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो अंदर वाले का हम म्यू 1 बोल देते हैं, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो म्यू 1 की वैल्यू ज्यादा, म्यू 2 की वैल्यू कम। बट अगर ये म्यू 2 की वैल्यू चेंज हो जाए थोड़ी थोड़ी, है ना, कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम हो कि यार इस इतनी वाली लेयर की म्यू 2 की वैल्यू थोड़ी सी कम है, इसकी और कम है, इसकी और कम है, इसकी और कम है, तो मतलब क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे म्यू 2 की वैल्यू जो है वो और कम 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 होती जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, है ना, कि जहां पे आपकी म्यू 2 की वैल्यू फिक्स नहीं है, म्यू 1 की वैल्यू फिक्स है, बट म्यू 2 की वैल्यू कंटिन्यूसली धीरे 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 कम होती जा रही है ग्रेड करके, ठीक है। स्टेप इंडेक्स फाइबर मतलब क्या, एक ही बार में कम हो जाएगी। तो म्यू 1 की वैल्यू एक, म्यू 2 की वैल्यू दूसरी, दो ही वैल्यूज। स्टेप इंडेक्स फाइबर ग्रेडेड में म्यू 1 की वैल्यू फिक्स है, म्यू 2 की वैल्यू धीरे 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 कम होगी। तो इस टाइप के दो वेराइटीज होती हैं, ठीक है ना। भाषा क्या लिखनी है वो भी दिखा देंगे। स्टेप इंडेक्स फाइबर देख लीजिए। स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप सिंपली बोल सकते हैं कि द कोर हैज अ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 फिक्स्ड है, एंड द क्लैडिंग हैज एन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 फिक्स है, ठीक है। इसका म्यू 1 फिक्स्ड है, इसका म्यू 2 फिक्स्ड है, कोई वेरिएशन नहीं है। म्यू 2 की वैल्यू कम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। इसमें किसी भी एंगल पे रेज आप इंपार्ट कर सकते हैं, जो रे जिस एंगल पे आएगी वो टकरा के ऐसे करते 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अंदर वाले की रेडियस मैंने ए मान ली, बाहर वाले की रेडियस मैंने बी मान ली, तो ये जो रेडियस है वो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये ए हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बी हो गया। तो ऑब्वियसली टोटल लेंथ 2a हो जाएगी और टोटल डायमीटर बेसिकली 2a एंड 2b हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, स्टेप इंडेक्स फाइबर में, हाँ ये लिख दीजिएगा। स्टेप इंडेक्स फाइबर रेज एंटरिंग एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एक्सेस ट्रैवल डिफरेंट पाथ्स एंड एमर्ज आउट एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग रेज अलग अलग एंगल पे घुस रही है, अलग अलग पाथ फॉलो कर रही है और बाहर निकल जा रही है, दूसरी लाइन, सिंपल मीनिंग, ठीक है। जब बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली पल्स डिस्पर्शन ये शब्द यूज करना पड़ेगा, बिकॉज रेस एक साथ बाहर नहीं निकल रही, कोई आड़ी कोई टेढ़ी कोई सीधी ऐसी बाहर निकल रही, तो हमें डिस्पर्स्ड फॉर्म में वेव्स मिलती है स्टेप इंडेक्स फाइबर में, ठीक है। कोर डायमीटर को उसने 2a बोला है, राइट, और उसकी वैल्यूज बता दी है कि जब आप स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का ही कोर हो सकता है आपका, बहुत छोटा सा होता है ये, ठीक है। और जो आपकी क्लैडिंग है उसकी रेंज भी उसने बता रखी है कि क्लैडिंग का जो डायमीटर होता है कोर प्लस क्लैडिंग मिला के, मतलब इस बी, तो रेडियस हो गई बी का डबल 2b, तो इस पूरे डायमीटर की मैं बात करूं तो ये 100 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर हो सकता है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में ये चीजें लिखनी है, पहला भैया म्यू 1 होता है, म्यू 2 होता है, यूनिफॉर्म होता है, फिक्स्ड वैल्यू। दूसरा अलग अलग एंगल्स पे रेज घुसेगी, अलग अलग एंगल्स पे बाहर निकलेगी। तीसरा अंदर वाले के डायमीटर की रेंज बता दी और बाहर वाले के डायमीटर की रेंज बता दी। अंदर वाला 4 से 100 होता है, बाहर वाला 100 से लेकर 200 तक होता है, ठीक है, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना तुमको। स्टेप इंडेक्स फाइबर समझ में आया। दूसरा देखो, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर देखेंगे। हाँ, स्टेप इंडेक्स फाइबर का यूज भी बता रखा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ये। लास्ट लाइन लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 4 लाइन लिखना भी काफी होता है, पर ठीक है, देख के जा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वी कैन यूज दिस। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे बताया था अंदर वाला कोर का कांस्टेंट होता है। In graded index fibers, the ray continuously bends and travels a periodic path along the axis. Rays entering at different angles follow different paths with the same time period, both in space and time. Therefore, the pulse dispersion is less as compared to the step index fibers. काफी ज्यादा अंग्रेजी लिखी है, आसान शब्दों में बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो रे है वो एक बार नहीं बेंड होगा, वो बार बार बेंड होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहले जब आप देख रहे थे तो एक रे बेंड हुआ, बेंड हुआ, बेंड हुआ, तो वो स्ट्रेट ही था, क्योंकि वो इस पॉइंट पे एक बार बेंड हुआ, यहां टकराया इस पॉइंट पे दूसरी बार बेंड हुआ। लेकिन ये वाला जो है वहां पे रे जो है वो ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। हो क्या रहा है कि रे जो है वो यहां से आके यहाँ पे टकरा नहीं रही है डायरेक्टली, वो ऐसे आ रही है कि वो कंटिन्यूसली वो एक कर्व बना ले रही है, बिकॉज बार बार उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो रे जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे कर्व बनाते बनाते इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है ना। सो अंदर की तरफ कंटिन्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली इस रे की बेंडिंग होते जा रही है। तो आसान शब्द में बताऊं तो फिर एक बार रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसी निकलती, फिर क्योंकि म्यू में चेंज आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो और बेंड हो,
फिर और बेंड हुई, फिर और बेंड हुई, फिर और बेंड हुई। तो ऐसे कंटिन्यूस बेंड होने की वजह से रे जो है वो ऐसे कर्व के फॉर्म में बनती जा रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। शायद शुरू में मैंने गलत बोल दिया, म्यू 1 फिक्स रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। म्यू 1 भी मेरे ख्याल से चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तभी ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो क्या है ना, तो कौन सा फिक्स है कौन सा फिक्स नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, एंड द रे कीप्स बेंडिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, चाहो तो सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, refractive index is not uniform, therefore ray keeps bending। ठीक है, यही सब कुछ आपके साथ में वो अंग्रेजी में लिखा है, उस अंग्रेजी की जगह तुम ये वाली लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, नेक्स्ट, यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये लिख दीजिएगा, हायर बैंडविड्थ होती है। एंड बस दो काफी है। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में मैं आपको कोर चीज बताता हूँ कि ये जो अंग्रेजी लिखी है ना तुम्हारे में, अगर तुमको लग रहा है कि यार ये तुमको नहीं जम रही है, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट की, तो इस फर्स्ट पार्ट की अंग्रेजी में क्या लिखोगे तुम, कि देर इज नो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रे कीप्स बेंडिंग, राइट, therefore the pulse dispersion is less as compared to sped up index fibers। ठीक है, this is sufficient guys। ओके, फिर ये लास्ट वाली लाइन लिख दीजिएगा, लोअर शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो हो सकता है मैं नोट्स में इस वाले पार्ट को इरेज करके जो मेरी भाषा में बोला था मैंने आपको वो लिख के दे दूं, वहां से भी नोट्स में देख लीजिएगा। अदरवाइज एक सजेशन है, शायद मैं नोट्स नहीं चेंज कर पाया तो वीडियो पॉज करके आप जो जस्ट मैंने पहले बताया था उसे लिख लीजिएगा, वो आप इस फर्स्ट लाइन की जगह पे लिख के आ जाइएगा। ठीक है, ओके देन, सो टाइप्स ऑफ इंडेक्स फाइबर्स हमने देख लिया है ना। ये जो हमने इंडेक्स फाइबर्स देखे हैं वो किस हिसाब से देखे हैं, ये हमने पढ़े हैं बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव होंगे दो टाइप के फाइबर्स बन सकते हैं। एक फाइबर जिसे हम स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलेंगे। स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि फिक्स्ड होता है म्यू 1, एग्जैक्ट पूरे इस एरिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही रहेगा म्यू 1, पूरे इस एरिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही रहेगा म्यू 2। दो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जिस वजह से कहीं से भी लाइन घुसेगी, कहीं से भी लाइन निकल सकती है। ठीक है ना। दूसरा हमने देखा कि यार म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यूज फिक्स नहीं होती, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा रहता है, जिसलिए कंटिन्यूसली लाइट बार 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 बेंड हो रही होती है। इतने बार वो बेंड हो जाती है कि वो एक वेवी स्ट्रक्चर अपनाने लगती है। ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा चीजें सही तरीके से ट्रैवल करने लगती हैं और डिस्पर्शन जो है वो कम हो जाता है, और हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो हायर बैंडविड्थ के होते हैं। ठीक है ना। तो जनरली मल्टी मोड सिग्नल्स में ये यूज होती है। मल्टी मोड सिग्नल्स क्या होते हैं? मल्टी मोड सिग्नल्स वो होते हैं जिसमें हम एक साथ एक से ज्यादा रेस को अंदर भेजते हैं। सिंगल मोड सिग्नल क्या हो जाएगा? सिंगल मोड सिग्नल वो सिग्नल होता है जहां पे एक ही रे घुसती है और एक ही रे बाहर मिलती है। मल्टी मोड सिग्नल वो होता है जहां पे एक से ज्यादा रे घुस सकती है। तो जनरली ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहाँ यूज होता है? हमारे मल्टी मोड सिग्नल के लिए, क्योंकि बहुत सारी रेस जब घुसती है तो ये ग्रेडेड इंडेक्स क्या करता है, उन सारी रेस को बेंड करते करते एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना देता है, जिस वजह से उनका ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। ठीक है ना। सो अगला जो क्लासिफिकेशन है ऑप्टिक फाइबर का वो इसी पे बेस्ड है कि अगर हम एक ही रे अंदर भेज सकते हैं तो हम उसको सिंगल मोड बोलेंगे, अगर हम एक से ज्यादा रे भेज सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? मल्टी मोड। ठीक है ना। सिंगल मोड में सिंपल फाइबर्स विथ नैरो कोर्स, बहुत ज्यादा छोटे फाइबर्स होते हैं, एक ही वेव को अलाउ करते हैं, सिंगल मोड बुलाते हैं उसको। मल्टी मोड में फाइबर्स थोड़े से मोटे रहेंगे, 50 माइक्रोमीटर के, है ना। सिंगल मोड में बहुत छोटे से फाइबर, ये डायमीटर की बात हो रही है कोर के, 10 माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा सा डायमीटर, 50 माइक्रोमीटर मतलब कम से कम 5 टाइम्स बड़ा है उससे, तो बहुत सारी वेव्स एक साथ घुस सकती है। ठीक है, और जनरली मल्टीमोड फाइबर्स की जब हम बात करते हैं वो स्टेप इंडेक्स में भी आते हैं और ग्रेडेड इंडेक्स में भी आते हैं। तो स्टेप इंडेक्स के डायग्राम में भी हमने देखा था कि बहुत सारी रेस एक साथ घुस रही थी, ग्रेडेड इंडेक्स में भी हमने देखा बहुत सारी रेस एक साथ घुस रही थी, लेकिन थोड़ा सा प्रेफर जो है वो ग्रेडेड इंडेक्स को किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वेव्स को एक सर्टेन तरीके से बांध देता है। स्टेप इंडेक्स में वो बांधता नहीं है, वो बस लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लो कराने के लिए बहुत सारी वेव्स को अंदर घुसा घुसा के बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए। सो मैंने जो वो भाषा यूज की आपको बोल के बताने के लिए, वो आपके सिर्फ समझने के लिए थी। जो एग्जाम में लिखने की भाषा है वो आपको दिखा दी गई है। स्टिल आप नोट्स जो है वो देख लीजिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और आपकी क्लैरिटी लिखने वाली भाषा के लिए वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं,
ये पार्ट है आपके अटेन्युएशन के बारे में गाइस। ठीक है, अटेन्युएशन को अगर मैं सिंपल भाषा में लाने की कोशिश करूं तो अटेन्युएशन का मतलब ही होता है लॉस। ठीक है, आपके सिग्नल का लॉस होना इज कॉल्ड एज अटेन्युएशन। ठीक है ना, सवाल इस तरीके से आ सकता है, स्टेट फैक्टर्स फॉर अटेन्युएशन एंड लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स। कौन कौन से जरिए हैं जिस वजह से आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें लॉसेस हो रहे हैं, कोई दो फैक्टर्स के बारे में डीपली डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे आपके लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिना सॉल्यूशन देखे डायरेक्टली इस फिगर को देखने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कि यार मैं अगर सही एंगल पे नहीं फेंकूंगा तो रे जो है वो क्लैडिंग में घुस जाएगी, एक लॉस वो हो सकता है। ये जो तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एकदम सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो कल को ये स्ट्रक्चर कहीं से बेंड हो गया तो फिर अगेन जिस एंगल पे फेंका है उस एंगल पे फेंकने के बावजूद उस बेंडिंग की वजह से लॉस हो सकता है। ठीक है, कई कई बार हमें, अगर मैं ध्यान से देखूं स्कोर को तो लाइट यहां से टच होकर रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइट हमेशा प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, याद है। तो अगर कोर जो अंदर का लेयर है वो एकदम प्लेन नहीं रहा तो लाइट जो है वो टकरा के आड़ी टेढ़ी भाग सकती है ना, उधर भी लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज जैसे मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं, आप अपने इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर को देख के दो तीन लॉस तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर कोर क्लैडिंग का स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं है, बेंड हो रहा है कहीं से तो लॉसेस हो जाएंगे, सही एंगल पे नहीं फेंका है तो लॉसेस हो जाएंगे, कोर अगर स्मूथ नहीं है तो लॉसेस हो जाएंगे, है ना। बाकी लिखने के लिए अगर आपको चाहिए तो दो तीन टाइप के लॉसेस हैं आपके। ठीक है, पहला लॉस जिसे हम बुलाते हैं उससे बुलाते हैं एब्जॉर्प्शन, कि जो हम फेंक रहे हैं लाइट रे उसमें से कुछ पार्ट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ज्यादा पार्ट बाहर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो जा रहे हैं, मतलब जो ट्रैवल कर रहा है लाइट रे उसमें लॉस हो गया, है ना। डिस्पर्जन मतलब टकरा के वो पूरी तरह से यानी क्या क्लैडिंग व्लैडिंग में घुस गया। ठीक है, बेंडिंग, बेंडिंग तो वही मैंने जो बताया कि अगर लाइट रे सॉरी ये ऑप्टिकल फाइबर कहीं बेंड हो जाए तो उस वजह से लॉसेस। एक एक लॉस को डिस्क्राइब भी किया हुआ है जो अंग्रेजी तुम्हें एग्जाम में लिखी है वो भी बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन में क्या अंग्रेजी लिखोगे, सबसे पहले लाइट रे है, लाइट रे को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। लाइट रे इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फोटोन आप बोल सकते हो। सो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, इट टेक्स प्लेस व्हेन द एटम्स इन द कोर मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। तो रिफ्लेक्ट करने की जगह, अब देखो वो बाहर भी फेंक सकते थे क्लैडिंग में, वो अंदर भी रिफ्लेक्ट कर सकते थे, बट ना ही उन्होंने बाहर फेंका ना ही उन्होंने अंदर रिफ्लेक्ट किया। 10 में से 9 रेस को उसने रिफ्लेक्ट किया और एक को एब्जॉर्ब कर लिया, या 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे 1000 में से वो 100 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, 10,000 में से 1000 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो काफी अच्छा खासा 10% के आसपास लॉस बन गया वो। अगर हर 10 में से एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो 10% लॉस हो गया ना, दैट वे। सो सुनने में लगता है कि बहुत छोटा है बट काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस व्हेन द एटम्स इन द कोर मटेरियल गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंसिडेंट लाइट विच जनरेट एक्सप्रेस लोअर वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ छोटी होती है तो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है लाइट रे, जिस वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रियली स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू स्मॉल irregularities इन द कोर स्ट्रक्चर लाइटर देन, हाँ ठीक है गाइस, सेकंड वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि 2-3 नंबर के क्वेश्चन में हर चीज को डीपली डिफाइन करने की जरूरत नहीं। एब्जॉर्प्शन में एक चीज लिखना काफी है कि भैया कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कोर। ठीक है, खत्म बात। वैसे तुम्हें पता होगा कि ब्लैक कलर जो है वो बहुत सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट कलर जो है वो बहुत सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो गर्मी में ब्लैक पहन के निकलोगे तो बहुत गर्मी लगती है क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा होता है। वैसे ही क्लैडिंग में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लाइट रे के कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्वांटम इलेक्ट्रॉन वगैरह का, तो हो गया वो तुम्हारा। दूसरा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बारे में क्या लिखना है अंग्रेजी लिख दो। ठीक है, डिस्पर्जन में बेसिकली क्या होता है ना, ये फिगर देखते से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार हमने एंगल पे फेंका, बड़े एंगल पे छोटे एंगल पे फेंका उस हिसाब से, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल क्या हुआ यहाँ पे कि क्रिटिकल एंगल छोटा पड़ गया, मतलब ये एंगल छोटा पड़ गया, ये दिस हैज बिकम लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो उस वजह से क्या हुआ कि लाइट अंदर नहीं जाएगी, वो अंदर क्लैडिंग में घुस जाएगी रिफ्लेक्शन की जगह। Dispersion is a phenomenon related to variation in velocity of different wavelengths at different modes. Waves caused by different refractive indices of the core and cladding of an optical fiber regardless of the nature of the light source and the optical fiber. Some light rays in the cladding as well as in the core. So देखो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे एंगल पे फेंके जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज हो। ठीक है, बट कितना भी कोशिश कर लो, कई बार कुछ रेज जो होती हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करने की जगह क्लैडिंग में घुस जाती है, तो वही होते हैं लॉसेस ड्यू टू डिस्पर्शन।
तो अगर आप ये अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप ये अंग्रेजी लिखना नहीं चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख देना। क्या लिखोगे कि a lot of times when the ray is incident, though it is incident at a proper angle, still there is a possibility that some of the rays will get reflected into the cladding। ठीक है ना? रिफ्रैक्टेड इनटू द क्लैडिंग, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं लिखना है, रिफ्रैक्ट लिखना है। ठीक है, दिस इज कॉजेस द लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन। ठीक है ना? कि आप अच्छे खासे एंगल पे फेंकोगे तभी भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम रेस मे नॉट कॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दे विल गेट रिफ्रैक्टेड टू द क्लैडिंग, एंड दिस टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अगर ये अंग्रेजी नहीं लिखनी है तो जो मैंने अभी अभी बोला है वो अंग्रेजी थोड़ा सा वीडियो को बैक करके लिख लो, वो लिख के आ जाना सफिशिएंट है। एग्जामिनर बिल्कुल इतना भूखा नहीं है जैसे तुमने थ्री इडियट्स में देखा था कि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप भी यही भाषा लिख के आएंगे। नहीं भाई, चीजें थोड़ी तो बदलिए, थोड़ी अपनी भाषा लिख सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ, तीसरा लॉस बेंडिंग वाला लॉस है guys। ठीक है, तो दो लॉस देखे हमने। पहला लॉस क्या था कि कितना भी कोशिश कर लो 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है इलेक्ट्रॉन वगैरह। दूसरा कि यार पूरी तरह से घुस के रिफ्लेक्शन नहीं मारेगा, कुछ कुछ क्लैडिंग में घुस जाएगा। ठीक है। तीसरा वाला कि बेंडिंग, तो बेंडिंग तो भैया ऑप्टिकल फाइबर कहीं से बेंड मारा, तो हमको चाहिए था कि भाई सही एंगल पे फेंको, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तभी रिफ्लेक्शन मारेगा। तुमने फाइबर ही बेंड कर दिया तो कितने भी अच्छे एंगल से फेंको वो क्लैडिंग में घुसेगी घुसेगी। ठीक है, तो एक होता है बड़ी वाली बेंडिंग, एक होती छोटी बेंडिंग। बड़ी बेंडिंग में तुम सारा पूरा फाइबर ही मोड़ दोगे, तो पूरा फाइबर ही मोड़ दिया तो फिर तो होगा ही। छोटी बेंडिंग में क्या है कि देखने में तो स्ट्रेट लग रहा है बट अंदर ही अंदर कहीं से थोड़ा थोड़ा सा उलझा उलझा सा फाइबर है वो। ठीक है ना? तो उस वजह से अंदर ही अंदर जो है वो स्ट्रक्चर कुछ टाइप के है। ठीक है, माइक्रो बेंडिंग जिसको बुलाते हैं, कि कई बार देखने में चीजें में स्ट्रेट लगती है बट वो उतनी स्ट्रेट होती नहीं है जितनी उसे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप इस, ये तो मुझे पेन स्ट्रेट लग रहा है बट मैं एकदम माइक्रोस्कोप पे देखूंगा तो मुझे पेन एकदम स्ट्रेट नहीं दिखेगा, वो ऐसा 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 दिखेगा। तो सोचो ना यार, ये लाइट रे कितनी छोटी है, ये आंखों से भी नहीं देखी जा सकती। जिसकी डायमीटर, ये जिसके जिस कोर के अंदर घुस रही है ना, उस कोर का डायमीटर कितना है? 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर समझते हो क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, मतलब कितनी छोटा डायमीटर है, उतने छोटे डायमीटर के अंदर तुमको फ्लैट रखना है चीजों को, विच इज अ वेरी वेरी मार्वेलस चीज है यार। सोचो कैसे बनाया होगा बनाने वाले ने कि इतनी छोटी सी चीज के अंदर का जो डायमीटर है उसमें जो सरफेस है वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए, इतना फ्लैट कि रे जो है वो इस तरीके से निकल जाए, बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए। सो इट इज, मतलब इंजीनियरिंग मार्वल है एक तरीके से। ऑप्टिकल फाइबर जो आप बोलोगे ना, दैट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल कि इतनी छोटी सी चीज में से एक लाइट ऐसे निकल रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है अगर सही से पढ़ाया जाए इसको सही समय पे तो। एग्जाम के 2 दिन पहले ये सब बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती क्योंकि दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ठीक है पास होना है करके। बट अगर इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें प्रॉपर तरीके से कॉलेज में बताया जाए और ऐसे फाइबर्स तुम्हें दिखाए जाएं, एटलीस्ट कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाए जाएं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सब चीज़ें हो रही हैं, आई एम 100% श्योर जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना उसको भी इंटरेस्ट आएगा। बट क्या करें, कुछ चीज़ें बदलना मुश्किल है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर ऑलमोस्ट डन है हमारा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, सो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। फिक्स्ड न्यूमेरिकल है, कोई बदलाव नहीं आता है, फिक्स्ड फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हर बार लगाना है और हर बार आपका आंसर आएगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल होता है। 6 6 नंबर में तक ये न्यूमेरिकल पूछा गया सोच सकते हो, पर तुम्हारे नए पैटर्न में शायद 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सवाल तुम्हारा जो है वो पूरी तरह से तुम्हारे फिगर पे बेस्ड रहेगा, तो मैं तुम्हें सबसे पहले फिगर दिखा देता हूँ कि जो कुछ तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर में होता है वो उसका समरी ये है कि भाई मुझे एक ऐसे एंगल पे फेंकना है। ठीक है, जो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए, तो ये अगर छोटा रहेगा तो ये भी छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा तो ये एंगल बड़ा रहेगा। सॉरी, ये दिस इज नॉट द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक्सेप्टेंस एंगल है ये। ठीक है, हाँ कई बार ना मुझे कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में, तो तुम्हें चलो बता दूं कि ये एंगल जो है भाई साहब, ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है ना, जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे। ठीक है, कि इससे बड़ा एंगल होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, इससे छोटा एंगल हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। 5C क्रिटिकल एंगल बुलाते थे, वो ये होता है। यहाँ जो एंगल होता है इसको हम इंसिडेंस बोल सकते हैं या फिर एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉपर वर्ड। ठीक है, सो दिस एंगल आई इज बेसिकली
एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, न्यूमेरिकल में बिकॉज कंफ्यूजन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको लिख के बता दिया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम हमेशा जानते हैं कि जो कोर है उसका ज्यादा होना चाहिए, क्लैडिंग का कम होना चाहिए। तो म्यू 1 कोर को देते हैं हम हमेशा, और जो बड़ी वैल्यू है दोनों में से वो कोर को जाएगी। और उसने लिखा भी है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.59। ठीक है, क्लैडिंग ऑब्वियसली छोटी वैल्यू जाएगी म्यू 2 वाली विच इज 1.54। ठीक है, ये दोनों को लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिकल एपर्चर। उसका होता है Na इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, √μ1² माइनस μ2²। समझ में आया? तो अगर तुम्हें μ1 μ2 की वैल्यू है तो तुम Na की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब तुम्हारा जो पहला चीज निकालनी थी न्यूमेरिकल एपर्चर हो गया। हाँ जी सर, हो गया। अगली चीज क्या निकालनी है तुमको, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल होता है क्या कि आपने जो ये निकाला है न्यूमेरिकल एपर्चर, आप साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस एंगल। सो एक्सेप्टेंस एंगल आई इज हाउ मच, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर। समझ में आया? अब आप वैल्यूज पुट अप करेंगे और इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। दिस इज गिवन बाय √μ1 की वैल्यू कितनी है 1.59, इसका होल स्क्वायर, माइनस μ2 की वैल्यू कितनी है 1.54, इसका होल स्क्वायर। आई थिंक कि आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे आएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, वो आप यहाँ डालिएगा तो आई भी निकल जाएगा। मैंने सब कुछ पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग दोनों का लिखा रहेगा, आप उसे लिख लेंगे। अगर उसने कोर और क्लैडिंग स्पेसिफाई नहीं किया है तो भी बड़ी वैल्यू हमेशा कोर को मिलेगी, छोटी वैल्यू हमेशा क्लैडिंग को मिलेगी। न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी लिख के दिखाया था, विच इज √ऑफ बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। डाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। और ये जैसे आंसर निकल आता है तो हमने दिखाया था आपको एक्सेप्टेंस एंगल है साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर। तो साइन इनवर्स ऑफ ये करेंगे आप तो एंगल निकल आएगा विच इज 23.33 डिग्रीज। 2 बार करके देख लीजिए, तीसरी बार आपको करना भी नहीं पड़ेगा। कोई भाषा में चेंज नहीं आता है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही यूज होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम पिछले 3 सालों में 8 ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो और भी सवाल है मेरे पास, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगेन ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें कोर है जिसमें क्लैडिंग है, तो फोटो है तुम्हारी कि कोर होगा क्लैडिंग होगा। करेक्ट, ठीक है ना। मुझे क्या क्या बताना है, मुझे आ, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल अपर्चर बताना है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए तो मुझे क्या चाहिए, गिवन वैल्यू है μ1 μ2 की, उसे आप लिख लेंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला तुमको पता है, वैल्यू डालो आंसर। बड़ी वाली वैल्यू 1.55, छोटी वाली वैल्यू 1.56, √ऑफ बड़ी स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, न्यूमेरिकल अपर्चर खत्म। एक्सेप्टेंस एंगल पूछा होता तो क्या करते, साइन इनवर्स ऑफ 0.52 कर देते, आ जाता। ठीक है, अगला देखो। ओके, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल, दोनों निकालना है इस बार। ठीक है, अगेन फिगर हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें बताने के लिए दिखाता हूँ कि कोर से क्लैडिंग में चीजें जाती है। कोर इज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग इज ऑलवेज स्मॉलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए तुम डालोगे अपना फॉर्मूला, ये डाला ये आ गया, और इसका साइन इनवर्स मारा तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस एंगल आ गया। ठीक है, सो आगे बढ़ते जाओ, एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन में देखो उसने स्पेसिफाई नहीं किया कोर कौन सा क्लैडिंग कौन सा है ना। सो कैलकुलेट द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द लाइट रे कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस एंगल है ना, इसको हम ये बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस गाइस। ठीक है, दैट कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर। तो सिंपल बोलोगे भैया इसमें कुछ नहीं करना है, जो बड़ी वाली वैल्यू वो कोर की, जो छोटी वैल्यू वो क्लैडिंग की, √ऑफ बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर के तो न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा, उसका साइन इनवर्स मारा तुमने तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो ये मैक्सिमम एंगल है, इसके बियॉन्ड तुमने अंदर घुसाया लाइट तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मारेगा, वो क्लैडिंग में घुस जाएगा सीधे जाके। ठीक है, सो काफी क्वेश्चंस है और भी हैं गाइस, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्वियसली पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, जो आपकी पीडीएफ है दैट इज अवेलेबल एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो डाउनलोड करो, पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो वहां से। क्लिक करने के बाद में आपको अपने कोर्स पे जाना है गाइस। ठीक है, तो वहां पे फिजिक्स का मैंने कोर्स निकाल रखा है। ठीक है, तो फिजिक्स वाले कोर्स पे क्लिक करिएगा, वहां आपको
फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे, कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्राइसिंग दिखेगा आपको कोर्स के आगे, ठीक है, बट ऑब्वियसली फ्री पीडीएफ्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है, सो वहां से निकाल सकते हो। ओके, आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो बनाई है, बट जितना है कोशिश की है मैंने सब कुछ समझाने की, ठीक है। सो क्या, दैट्स इट गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अच्छा लगा है तो प्लीज, पूरे वीडियो में भूल जाता हूँ मैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो कुछ है प्लीज करिएगा गाइस, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, है ना। और शेयर करिए अपने कॉलेजेस में, ताकि मोटिवेशन बना रहे थोड़ा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।